ओके, चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक मूवमेंट्स। तो टुडे वी विल डिस्कस द मूवमेंट्स। मूवमेंट्स क्या है? बेसिकली आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे वो अनग्रुप्ड डाटा हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या आपका कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो मूवमेंट्स क्या है? हमारी जर्नल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे आपका वो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। जैसे उसके मीन को एक्सप्लेन करता है, वेरिएंस को एक्सप्लेन कर सकता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व आएगा उस कर्व को की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है। तो मोमेंट्स क्या है? मोमेंट्स बेसिकली जर्नल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो आपका अनग्रुप्ड डाटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उनके मीन, वेरिएंस, उनके जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कर्व की शेप, कि कैसी शेप होगी, मोमेंट्स की हेल्प से हम उन सभी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मोमेंट्स हमारे किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स क्या है? किसी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स हमारी जर्नल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है, जर्नल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, चाहे आपका वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अनग्रुप्ड डाटा, मोमेंट्स की हेल्प से हम उनके मीन, वेरिएंस और जो डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व होगा उसकी शेप को एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? मूवमेंट की हेल्प से। ओके, तो एक लाइन में इसको, जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 के अंदर, वो मूवमेंट्स है। ठीक है, तो आज और कल हम मूवमेंट्स को ही डिस्कस करेंगे। बड़ा आसान सा प्रोसीजर है, इसके फॉर्मूले अच्छे से समझ लीजिए। फॉर्मूले आप जितने अच्छे से समझ लेंगे, केवल कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा, वो आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है। ओके, फर्स्ट नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट्स। मूवमेंट्स बड़े ही ध्यान से समझेंगे। मूवमेंट्स नोट डाउन करिए जरा। मूवमेंट्स आर जर्नल स्टैटिकल मेजर्स। मूवमेंट्स आर general statistical measures, general statistical measures used to describe and analyze the characteristic and analyze the characteristic of a frequency distribution, of a frequency distribution। तो मोमेंट्स क्या है? हमारी जनरल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है। मोमेंट्स क्या है? जनरल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मींस अनग्रुप्ड डाटा या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसको, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करता है। इट मींस मोमेंट्स की हेल्प से हम जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अनग्रुप्ड डाटा, उनके मीन, वेरिएंस और जो आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उस कर्व की शेप कैसी है,
उनको हम एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? फुल स्टॉप। These are three bases for defining the these are three bases for defining the moments. These are three bases for defining the moments. For defining the moments. जो मोमेंट्स है वो हमारा इन तीन बेसिस पे है, डिफाइन है। फर्स्ट, जो मूवमेंट्स कैलकुलेट करते हैं, मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, डेट इज एनी पॉइंट को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। डेट इज एनी पॉइंट मीन्स मूवमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन, ये भी कह सकते हैं इसको। मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, इट मीन्स assumed mean. Second, movements about mean, movements about mean, एक movements about any point means उसको assumed mean जो है। Second, movements about mean. Third, movements about origin or zero, movements about origin और जीरो। तो एज्यूम्ड मीन को आप मीन रखेंगे तो केस सेकंड आ जाएगा, एज्यूम्ड मीन को जीरो रखेंगे तो मूवमेंट्स अबाउट जीरो आ जाएगा। तो केस सेकंड और केस थर्ड केस फर्स्ट की ही जर्नलाइज्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे आप दो कॉलम बनाइएगा, 2 कॉलम्स। फर्स्ट कॉलम में मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, उसको डिस्कस करेंगे। करस्पॉन्डिंग सेकंड कॉलम में मूवमेंट्स अबाउट मीन, उसको डिस्कस करेंगे। मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, इट मीन्स that is any point means assumed mean। और राइट साइड में मूवमेंट्स अबाउट मीन, मूवमेंट्स अबाउट मीन एक्स बार, ठीक है। मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट दैट इज assumed मीन, ये हमारा कहलाता है मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट दैट इज assumed मीन। यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, movements about any point are called the non-central movement, are called the non-central movement। इनको क्या बोलते हैं? non-central movement, non-central movements, and they are denoted by, and they are denoted by, they are denoted by mu r dash। r की वैल्यू 1 2 3 4, केवल हम 4 मोमेंट्स को ही डिस्कस करते हैं। r की वैल्यू 1 म्यू 1 डैश, r की वैल्यू 2 म्यू 2 डैश, r की वैल्यू 3 म्यू 3 डैश, r की वैल्यू 4 म्यू 4 डैश।
तो जब आप मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट कैलकुलेट करेंगे तो उनको क्या कहेंगे? नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स. Movements about any points are called the non-central movements and they are denoted by mu r dash. इधर movements about means ये क्या कहलाएंगे आपके? movements about mean are called the central movement. Are called the central movement. Central movement. And they are denoted by mu r. ये म्यू नॉन सेंट्रल म्यू आर डैश से और सेंट्रल मूवमेंट किससे? म्यू आर से. आर की वैल्यू आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. 4 हमारे नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है और 4 ही सेंट्रल मूवमेंट्स होते हैं. नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स किसके अबाउट होते हैं? अबाउट एनी पॉइंट. और सेंट्रल मूवमेंट्स किसके अबाउट होते हैं? अबाउट मीन. सेकंड 4. अब आपके जो नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है म्यू आर डैश, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्क्रीट अनग्रुप्ड डाटा के लिए फॉर्मूला क्या होगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा? मूवमेंट्स के फॉर्मूले क्या होंगे? और कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके फॉर्मूले क्या होंगे? तो फर्स्ट अनग्रुप्ड डाटा, यहाँ पे फर्स्ट अनग्रुप्ड डाटा, जब आपका डाटा अनग्रुप्ड है, अनग्रुप्ड डाटा मींस इंडिविजुअल सीरीज, तो उस केस में आपका जो फॉर्मूला होगा अनग्रुप्ड डाटा मींस xi x1 x2 आपको केवल ऑब्जर्वेशंस वैल्यूज गिवन है. xn, उस केस में आपके नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स क्या होंगे? तो आपका जो मूवमेंट्स होंगे आपके द अर्थ मूवमेंट, इस केस में अनग्रुप्ड डाटा के केस में अर्थ मूवमेंट, द अर्थ मूवमेंट, उसका जो फॉर्मूला होगा अर्थ मूवमेंट का इज अर्थ मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, अबाउट एनी पॉइंट ए इज गिवन बाय, उसको किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर डैश से. और इसको लिखेंगे समेशन एक्स आई माइनस ए होल पावर आर, आई की वैल्यू 1 to n डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस ए, उसको डी आई पावर आर अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आर की वैल्यू हेयर आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. आर को 1 लिखेंगे तो म्यू 1 डैश आ जाएगा. समेशन एक्स आई माइनस ए, आर को पावर में 1 पुट करेंगे अपॉन एन तो म्यू 1 डैश आ जाएगा. आर को 2 पुट करेंगे तो म्यू 2 डैश आ जाएगा. समेशन एक्स आई माइनस ए होल पावर 2 अपॉन एन, 3 पुट करेंगे तो म्यू 3 डैश, 4 पुट करेंगे तो म्यू 4 डैश. तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट राइट साइड में या पहले इसी को ही कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद फिर सेंट्रल मूवमेंट को डिस्कस करेंगे. ये तो था आपका अनग्रुप्ड डाटा. सेकंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्क्रीट
frequency distribution, discrete frequency distribution. Discrete frequency distribution, observations values corresponding frequencies. Discrete frequency distribution, ये आपकी xi, x1, x2, xn, corresponding frequencies fi, f1, f2, f3 up to fn. उस केस में the earth movement about any point A is the earth movement about any point A is given by, ये क्या हो जाएगा, म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, ये आपका एक्स आई माइनस ए होल पावर आर है। तो आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन है तो एफ आई से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। कैपिटल एन मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम, और इसको लिख सकते हो आप समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस ए, उसको क्या लिखते थे आप, डी आई पावर आर डिवाइडेड बाई एन। केस थर्ड, continuous frequency distribution. Case third, continuous frequency distribution. continuous frequency distribution किस फॉर्म में था, आपका डाटा क्लास इंटरवल में है, सी आई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज A0 से A1, A1 से A2 and so on, an-1 से an, corresponding frequencies f1, f2, f3 and fn. continuous frequency distribution में क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लीजिए और इसको मिड पॉइंट लेके कहां पे चेंज कर दीजिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। टेक द मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट और उसको कहां पे चेंज कर लीजिए, टेक द मिड पॉइंट ऑफ सी आई ऑफ क्लास इंटरवल एंड रिड्यूस इट in discrete frequency distribution and then calculate the earth movement about any point A. ये प्रोसीजर है जी। अब ये तो आपके नॉन सेंट्रल मूवमेंट थे। नॉन सेंट्रल मूवमेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू आर डैश से। आर की वैल्यू 1 2 3 4, केवल हम फर्स्ट 4 मूवमेंट्स को ही डिस्कस करते हैं। आर की वैल्यू 5 6 7 जनरली हम उन मूवमेंट्स को कंसीडर नहीं करते। वो लोग ये जो मूवमेंट्स है आर की वैल्यू 5 6 या हायर वैल्यू जो आर, जो हमारे फर्स्ट 4 मूवमेंट है केवल उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। उससे हायर ऑर्डर के जो मूवमेंट्स है वो रिसर्च या दूसरे लोग डिस्कस करते हैं, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल फर्स्ट 4 मूवमेंट्स है। तो ये तो हमारे नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स थे। नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स कब फाइंड आउट होंगे, जब मूवमेंट्स आप किसी पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे। और मूवमेंट्स यदि आप मीन के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं देन दे आर कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट्स। मूवमेंट्स अबाउट मीन्स आर कॉल्ड द सेंट्रल मूवमेंट्स एंड दे आर डिनोटेड बाय म्यू आर। नॉन सेंट्रल तो म्यू आर डैश से और सेंट्रल म्यू आर से। फर्स्ट, अनग्रुप्ड डाटा। अब ये फॉर्मूले आप इजीली लिख सकते हैं। अनग्रुप्ड डाटा, यदि आपका डाटा अनग्रुप्ड है तो उस केस में आप द अर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, द अर्थ मूवमेंट
अबाउट मीन, मीन को किससे डिनोट कर दीजिए, एक्स बार से, एक्स बार इज गिवन बाई, इसको लिखेंगे म्यू आर समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन n, और ये पावर r, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर r अपॉन n। r की वैल्यू 1 2 3 एंड 4, ये आपके r की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करने पे फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट हो जाएंगे। सेकंड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस केस में आपका फॉर्मूला द अर्थ मोमेंट, द अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन, मीन इसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा आपका, जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है मीन उसी डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेट करेंगे। द अर्थ मोमेंट अबाउट द मीन एक्स बार इज गिवन बाई, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू आर इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन में फ्रीक्वेंसीज गिवन है एफ आई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज कैपिटल एन, और उसको क्या लिख सकते हैं, समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n एफ आई डी आई की पावर आर अपॉन एन, यहाँ पे भी लिख दीजिए इसको समेशन, ये आप लिख दीजिए यहाँ पे समेशन डी आई की पावर आर अपॉन एन आई इज इक्वल्स टू 1 to n, आर की वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4, डी नोटेशन की फॉर्म में, डी मीन्स डेविएशन, एक्स आई का मीन से डेविएशन डी आई नोटेशन ऐसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट केस, continuous frequency distribution, continuous frequency distribution, continuous frequency distribution को जो क्लास इंटरवल है उसका मिड पॉइंट लेकर के, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेकर के उसको आप मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल उसको लेकर के डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज कर दीजिए, और यहाँ पे फिर आप फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट्स म्यू आर की हेल्प से कैलकुलेट कर लीजिए। पहले मुझे केवल ये बताएंगे ये क्लियर है या नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ स्टूडेंट्स लेट ज्वाइन करते हैं उनके लिए रिपीट कर रहा हूं जरा। मूवमेंट्स, मूवमेंट्स बेसिकली है क्या, मूवमेंट्स हमारी जनरल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो किसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मींस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, और आपका डिस्ट्रीब्यूशन का अनग्रुप्ड डाटा भी हो सकता है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस करने के लिए फाइंड आउट करते हैं। मोमेंट्स जनरल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करती है या कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालिसिस करते हैं। जैसे हम यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के मोमेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो वो मोमेंट्स हमें क्या देंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसका मीन एक्सप्लेन करेंगे, वेरिएंस को बताएंगे, और यदि हम उस डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएं तो डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की शेप, वो ग्राफ की शेप कैसी होगी, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं मोमेंट्स की हेल्प से।
वही डिस्कस करेंगे हम। तो मोमेंट्स हमारे जो बेस्ड है वो बेस्ड है हमारे मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट। सेकंड, मोमेंट्स अबाउट मीन एनी पॉइंट एज्यूम, इट मींस मोमेंट्स अबाउट एज्यूम्ड मीन। सेकंड, मोमेंट्स अबाउट मीन, यदि हम पॉइंट ए को मीन लेके चलेंगे तो केस सेकंड जनरेट हो जाएगा। सेकंड, मोमेंट्स अबाउट मीन, यदि आपने एनी पॉइंट को मीन मान लिया डिस्ट्रीब्यूशन का तो आपका केस सेकंड जनरेट हो जाएगा, मोमेंट्स अबाउट मीन। थर्ड, यदि हम एनी पॉइंट ए की वैल्यू 0 ले तो मोमेंट्स अबाउट 0। तो मोमेंट्स हमारे कहाँ पे बेस्ड है? मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट पे, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट 0। तो मेन तो आपका मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए है। यदि आप एनी पॉइंट को मीन मान लेंगे तो केस सेकंड जनरेट हो जाएगा। एनी पॉइंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी तो मोमेंट्स अबाउट 0 आपको फाइंड आउट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 कॉलम्स जनरेट किए हुए हैं। लेफ्ट साइड मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए और एज्यूम्ड मीन, और सेकंड मोमेंट्स अबाउट मीन। तो फॉर्मूलों में कहाँ डिफरेंस आएगा? मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए कह दीजिए इसको, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए या एज्यूम्ड मीन ए। तो आपका मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए, एनी पॉइंट ए, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए आर कॉल्ड द नॉन सेंट्रल मोमेंट्स। यदि आप किसी पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट्स कैलकुलेट करेंगे तो वो मोमेंट्स हमारे नॉन सेंट्रल मोमेंट्स कहलाएंगे। उनको हम किससे डिनोट करते हैं नॉन सेंट्रल मोमेंट्स को? म्यू आर डैश से। आर की वैल्यू 1 2 3 4। केवल हम फर्स्ट 4 नॉन सेंट्रल एंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स को ही कैलकुलेट करते हैं। यदि आपका डाटा अनग्रुप्ड है तो आरएथ मूवमेंट का फॉर्मूला म्यू आर डैश नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एक्स आई माइनस ए। ये आपका पॉइंट ए जिसके अबाउट आप, या एज्यूम्ड मीन ए जिसके अबाउट आप मूवमेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, पावर आर डिवाइडेड बाई एन। एक्स आई माइनस ए को आप डी आई भी लिख सकते हैं। डी आई की पावर आर है तो डी आई की पावर आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आर इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। तो आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स आ जाएगा म्यू 1 डैश। 2 पुट करेंगे तो म्यू 2 डैश आ जाएगा। 3 पुट करेंगे तो म्यू 3 डैश आ जाएगा। 4 पुट करेंगे तो म्यू 4 डैश आ जाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी ऑब्जर्वेशंस और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो आरएथ मूवमेंट पॉइंट ए के अबाउट समेशन एक्स आई माइनस ए पावर आर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइडेड बाय कैपिटल एन है यहाँ पे। कैपिटल एन मीन्स फ्रीक्वेंसीज का सम। इस नोटेशन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं नोटेशन की फॉर्म में, समेशन एफ आई एक्स आई पावर आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यदि डाटा कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में दिया हुआ है तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लीजिए और आपका डाटा कहां पे चेंज हो जाएगा? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। उसको सोल्व कर दीजिए और आप आरएथ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट ए फाइंड आउट कर लीजिए। मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट मीन आपके सेंट्रल मोमेंट्स कहलाएंगे। सेंट्रल मोमेंट्स, मोमेंट्स अबाउट मीन्स क्या कहलाएंगे? सेंट्रल मोमेंट। और मोमेंट्स अबाउट मीन को किससे डिनोट करते हैं? म्यू आर से। अनग्रुप्ड डाटा के केस में आपका आरएथ मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? अबाउट मीन समेशन आई इक्वल्स टू 1 टू एन। ये इधर लेफ्ट साइड में जो आपका पॉइंट ए था उस ए को मीन एक्स बार से रिप्लेस कर दीजिए तो मूवमेंट्स अबाउट मीन्स आ जाएंगे आपके। केस थर्ड, मूवमेंट्स अबाउट 0। वो कैसे आएगा? ए को यहाँ पे लेफ्ट साइड में 0 पुट कर दीजिए तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मैं यहीं पर एक्सप्लेन कर, मोमेंट्स अबाउट 0, ए की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आपका, चलिए नेक्स्ट थर्ड। हाँ जी, किसी को कोई डाउट या आगे चले? हेलो।
हेलो, नो सर, नहीं है डाउट। क्लियर। थर्ड, मोमेंट्स अबाउट जीरो, मोमेंट्स अबाउट जीरो, एक ही, डेट इज जो आपका एज्यूम्ड मीन ए था उसको जीरो पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट, फोर अनग्रुप्ड डाटा, फोर अनग्रुप्ड डाटा, फोर अनग्रुप्ड डाटा के लिए आपका फोर अनग्रुप्ड डाटा, तो आपका जो मोमेंट्स होगा उसको हम मोमेंट्स को किससे डिनोट करेंगे? आप ये लिखते हैं म्यू आर समेशन एक्स आई माइनस ए होल पावर आर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ए के अबाउट। जब हम जीरो के अबाउट लेंगे तो म्यू आर डैश, सॉरी म्यू आर डैश, तो म्यू आर डैश, तो मोमेंट्स अबाउट जीरो है हमारा। जब मोमेंट्स अबाउट जीरो होगा तो म्यू आर को डिनोट करेंगे हम, इसको डिनोट करेंगे न्यू आर से। किससे डिनोट करेंगे? न्यू आर। और फॉर्मूला समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n। अब a आपका जीरो है, ये जीरो है, ये क्या आ जाएगा? एक्स आई की पावर r डिवाइडेड बाई n। r की वैल्यू 1 2 3 4। फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर discrete frequency distribution, for discrete frequency distribution, discrete frequency distribution, आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? म्यू, आपका फॉर्मूला अबाउट एनी पॉइंट ए क्या था? म्यू आर डैश समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई एक्स आई माइनस ए होल पावर आर डिवाइडेड बाई n। लेकिन हम किसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं? जीरो के अबाउट, यानी कि a की वैल्यू जीरो है, और उस केस में हमारा नोटेशन क्या है? न्यू आर। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई एक्स आई की पावर आर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, r इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। और जो आपका केस थर्ड था, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जो आपका क्लास इंटरवल होगा, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल, उस कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेकर के, मिड पॉइंट ऑफ सी आई, मिड पॉइंट ऑफ सी आई, क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट लेकर के कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कहां पे चेंज कर दीजिए? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। और अब आप इस फॉर्मूले से मोमेंट्स अबाउट जीरो कैलकुलेट कर लीजिए। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है? मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए याद रखने हैं, उसके फॉर्मूले। rth मोमेंट क्या है? मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए जब आप कैलकुलेट करेंगे तो नोटेशंस आपका मोमेंट्स के लिए होगा म्यू आर डैश, और आपके मोमेंट्स कहलाएंगे नॉन सेंट्रल। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है अनग्रुप्ड डाटा के लिए? म्यू आर डैश इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू n एक्स आई माइनस ए होल पावर r डिवाइडेड बाई स्मॉल n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोमेंट्स अबाउट मीन में a की वैल्यू x बार रखेंगे, मोमेंट्स अबाउट जीरो में a की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। सेकंड, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नॉन सेंट्रल मूवमेंट म्यू आर डैश समेशन एक्स आई माइनस ए होल पावर आर
साथ में एफ आई फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाई कैपिटल एन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मोमेंट्स अबाउट मीन के केस में ए को किससे रिप्लेस करेंगे, मीन से रिप्लेस कर देंगे, और मोमेंट्स अबाउट मीन में ए को एक्स बार से रिप्लेस करेंगे और सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड आउट हो जाएंगे, और मोमेंट्स अबाउट जीरो में ए की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे। बड़ा आसान सा तरीका है। अब जो आपके सेंट्रल और नॉन सेंट्रल मोमेंट्स हैं उनमें रिलेशन क्या है, उनको नोट डाउन कर लीजिए। रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है जरा। रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट्स, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट्स। Relation between central and non-central moments. Okay, first relation, central moment. Central moments क्या है हमारा, म्यू आर, नॉन सेंट्रल मोमेंट्स म्यू आर डैश। तो म्यू आर फर्स्ट, म्यू वन, ये जो आपका फॉर्मूला है म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश इज इक्वल्स टू जीरो। हमेशा म्यू वन की वैल्यू जीरो होगी। फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट डेट इज, यहां पे लिख दीजिए डेट इज फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स। म्यू आर था ना आपका, म्यू आर में आर को वन रखिए, तो म्यू वन को क्या कहेंगे, फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट। म्यू वन ऑलवेज विल बी जीरो, ऑलवेज विल बी जीरो। किसी भी डाटा का आप म्यू वन कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट, वो आपका हमेशा जीरो होता है। सेकंड म्यू टू सेकंड सेंट्रल मोमेंट, ये आपका जनरेट किया जा सकता है म्यू टू इज इक्वल्स टू म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, म्यू टू डैश माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर। यदि हमें म्यू टू डैश मालूम है, म्यू वन डैश मालूम है, तो सेंट्रल मोमेंट म्यू टू को कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड म्यू थ्री इज इक्वल्स टू म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश की क्यूब। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट म्यू फोर इज इक्वल्स टू म्यू फोर डैश माइनस फोर म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश प्लस सिक्स म्यू टू डैश म्यू वन डैश का होल स्क्वायर माइनस थ्री म्यू वन की होल पावर फोर। अगर आपके पास म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू वन डैश म्यू वन टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश है, नॉन सेंट्रल मोमेंट से सेंट्रल मोमेंट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? इफ यू हैव नॉन सेंट्रल मोमेंट्स देन यूजिंग दीज फॉर्मूलाज यू कैन गेट द सेंट्रल मोमेंट्स। ये क्या है, रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल मोमेंट्स, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि नॉन सेंट्रल मोमेंट यदि आपके पास है
तो उन नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स की हेल्प से आप सेंट्रल मूवमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंट्रल मूवमेंट्स बाय यूजिंग द नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स। नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स की हेल्प से सेंट्रल मूवमेंट्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपके फॉर्मूले हैं 1 2 3 4। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिएंगे μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश। तो इनकी हेल्प से यदि आपके पास ये नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, सेंट्रल मूवमेंट्स μ1 μ1 μ2 μ3 एंड μ4। कहां से, इन रिलेशंस की हेल्प से। तो ये आपके रिलेशंस है सेंट्रल एंड नॉन सेंट्रल में, कि आपके पास नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है तो देन अप्लाइंग दीज फॉर्मूलाज यू कैन गेट द सेंट्रल मूवमेंट्स। क्लियर। अब यहां से हमने मूवमेंट्स तो फाइंड आउट किए, μ1 मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, मूवमेंट्स इट मींस नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स, मूवमेंट्स अबाउट मीन, सेंट्रल मूवमेंट्स। तो इनमें हमारे मीन और वेरिएंस कहां पे आए, रिमार्क लिखिए जरा, एक रिमार्क, रिमार्क। अब ध्यान से देखना जरा, जो आपने नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स और सेंट्रल मूवमेंट्स कैलकुलेट किए उनमें आपके सिग्निफिकेंस कहां पे है। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, यदि हम फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, अबाउट ओरिजिन मीन्स जीरो ओरिजिन, वो क्या था हमारा, हमने μ1 से रिप्लेस किया था और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, r को 1 पुट करेंगे, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n x i की पावर r था, r ये न्यू r था ना हमारा, पावर r डिवाइडेड बाई n। लेकिन r को हम तो फर्स्ट मूवमेंट को ले रहे हैं, फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन या जीरो, तो r को क्या पुट करेंगे, r को 1 पुट कर देंगे तो μ1 आ जाएगा, और r को 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, समेशन i इज इक्वल्स टू 1 टू n x i डिवाइडेड बाई n। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को। तो फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन यानी कि μ1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा मीन को। μ1 किसको एक्सप्लेन करेगा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके मीन को। सेकंड, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड मूवमेंट, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन, ये कौन सा होता है आपका, μ2 डैश या μ2, सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन। जब मीन के अबाउट हम मूवमेंट्स फाइंड आउट करते हैं तो किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर, क्या था हमारा, समेशन म्यू आर, क्या फॉर्मूला था, अनग्रुप्ड डाटा के लिए नोट डाउन कर लीजिए, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या था फॉर्मूला, एक्स आई माइनस एक्स बार होल पावर आर डिवाइडेड बाई एन। अनग्रुप्ड डाटा के लिए मेंशन किया मैंने। आर को 2 पुट करेंगे तो सेकंड मूवमेंट, मूवमेंट अबाउट मीन, तो यहाँ पे मीन आएगा हमारा, और आर को हमने 2 पुट किया सेकंड मूवमेंट के लिए तो ये क्या आ जाएगा, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फॉर्मूला यदि आप ध्यान से देखेंगे, इट्स रिप्रेजेंट द वेरिएंस, किसका, ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये सेकंड मूवमेंट जो है आपका मीन के अबाउट, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेरिएंस को।
चाहे आपका डाटा अनग्रुप्ड डाटा हो या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी या कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने अनग्रुप्ड डाटा के लिए मेंशन किए यहाँ पे फॉर्मूले। आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे तो एफ आई यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो भी आपका ये वेरिएंस का फॉर्मूला ही रहेगा। थर्ड सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट्स, सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट, सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट्स अबाउट मीन, about mean, that is second movements about mean mu2 and mu3। ये आपकी जो एक्सप्लेन करेंगे कर्व की स्क्यूनेस को एक्सप्लेन करेंगे, स्क्यूनेस, और उसको लिखते हैं mu2 और mu3 की हेल्प से हमें क्या डाटा फाइंड आउट होगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की स्क्यूनेस, कर्व की स्क्यूनेस। वो किस पे स्क्यूनेस को डिनोट करते हैं, बीटा 1 से, बीटा 1, और इसका फॉर्मूला होगा, स्क्यूनेस का फॉर्मूला होता है हमारा mu3 का स्क्वायर अपॉन mu2 की क्यूब। इसको स्क्यूनेस, इसका फॉर्मूला होता है mu3 का स्क्वायर अपॉन mu2 की क्यूब। इसको नोट डाउन कर लीजिए, कल एक्सप्लेन करूंगा स्क्यूनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम स्क्यूनेस की हेल्प से कर्व को डिस्कस करते हैं, कर्व की जो शेप है स्क्यूनेस की हेल्प से। एंड लास्ट है हमारा सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन, सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट about mean, movements about mean। That is second movement about means कौन सा है, mu2, and fourth movement about mean mu4। तो यदि mu2 और mu4 आपके पास है तो आप जो फाइंड आउट करेंगे कर्टोसिस, ये भी कर्व की प्रॉपर्टीज को, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, कर्टोसिस, KURTOSIS, और उसका फॉर्मूला होता है कर्टोसिस का बीटा 2, और इस ये mu4 अपॉन mu2 का स्क्वायर। इनको स्क्यूनेस और कर्टोसिस, इनकी हेल्प से जो हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, ये कल जब लेक्चर होगा वहां पे एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की हेल्प से कर्व की शेप स्क्यूनेस और कर्टोसिस की हेल्प से कैसे एक्सप्लेन की जाती है वो कल डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो फॉर्मूले आज हम लोगों ने डिस्कस किए, मोमेंट्स हमारी मेजर स्टैटिक, हमारी जर्नल स्टैटिकल मेजरमेंट्स है जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है, जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, उसका वेरिएंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व की शेप, वो मोमेंट्स की हेल्प से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मोमेंट्स जो हमारा बेस्ड है, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए, मोमेंट्स अबाउट मीन, मोमेंट्स अबाउट जीरो, इन 3 पे बेस्ड है। तो मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए की वैल्यू यदि आप मीन लेंगे तो केस सेकंड आ जाएगा, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए की वैल्यू 0 लेंगे तो केस थर्ड आ जाएगा। तो आपके फॉर्मूले आपको केवल जो याद रखने हैं, मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए के फॉर्मूले याद रखने हैं, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, और यदि कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट ले लीजिए, आपका डाटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ही चेंज हो जाएगा। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म के लिए आपके पास फॉर्मूला है, तो आप यदि मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेंगे, नॉन सेंट्रल मोमेंट, और उनको किससे डिनोट करेंगे,
म्यू आर डैश से, और मोमेंट्स अबाउट मीन लेंगे तो सेंट्रल मोमेंट्स मिलेंगे, उसको किससे डिनोट करेंगे? म्यू आर से। क्लियर? और यदि मोमेंट्स अबाउट जीरो लेंगे तो उसके लिए न्यू आर, और मोमेंट्स अबाउट नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स एंड सेंट्रल मूवमेंट्स में रिलेशन, वो हमारे ये रिलेशंस है कि यदि आपके पास नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स है म्यू वन म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश, तो देन यूजिंग दीज फॉर्मूलाज यू कैन गेट द सेंट्रल मूवमेंट्स। अब आप चेक करेंगे फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन, आपको मीन का फॉर्मूला मिलेगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। सेकंड मूवमेंट अबाउट मीन यदि आप चेक करेंगे तो ये आपका वेरिएंस का फॉर्मूला है। सेकंड एंड थर्ड मूवमेंट से आप कर्व की स्क्यूनेस कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड एंड फोर्थ मूवमेंट से आप कर्व की कर्टोसिस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कर्व की शेप को एक्सप्लेन करते हैं बीटा वन बीटा टू की हेल्प से, ये कल हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। आज केवल यहीं तक। इसमें किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो। ये फॉर्मूले एक बार आप कल जब क्लास में आएंगे तो रिवाइज करके आएंगे, ठीक है? टेबल आपको वैसे क्वेश्चन आप करना चाहे तो कर सकते हैं, यदि आपने इसको थोड़ा सा भी ध्यान से समझा हुआ है तो आप टेबल जनरेट करेंगे, फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करेंगे, और गिवन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको नॉन सेंट्रल और सेंट्रल मूवमेंट्स जो चाहिए वो आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। हाँ जी, इसमें किसी का कोई डाउट है तो बताइए जरा। एक बार फॉर्मूले आप दिन में जब आपके पास टाइम होगा इनको लिख करके देखेंगे, नोट डाउन करेंगे, और फिर जहां पे जो डाउट्स आएगा वो मुझसे डिस्कस कर लेंगे, और कल जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तो फॉर्मूले जो हमारे हैं हम उनको डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे। क्लियर? हेलो? हाँ जी, किसी का कोई डाउट है तो हाँ, तो कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। दीक्षा, सौरभ? नो सर। सौरभ? नो सर। क्लियर? क्योंकि मोमेंट्स में हमें बेसिकली यही मालूम होना चाहिए कि मोमेंट्स है क्या। कैलकुलेट तो कर लेंगे फॉर्मूले में, वैल्यू पुट की, टेबल बनाई, कैलकुलेट किया, लेकिन मोमेंट्स है क्या? मोमेंट्स हमारी स्टैटिकल मेजरमेंट्स हैं, और ये किसको एक्सप्लेन कर दिया है? जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उनके मीन, वेरिएंस, और उस डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व बनेगा उस कर्व की शेप कैलकुलेट करने का तरीका। मोमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट ए को याद रखिए, ए की वैल्यू आप मीन लेंगे तो मोमेंट्स अबाउट मीन्स फाइंड आउट होंगे, ए की वैल्यू जीरो लेंगे तो मोमेंट्स अबाउट जीरो। सेकंड, रिलेशन बिटवीन नॉन सेंट्रल एंड सेंट्रल मूवमेंट्स। यदि हमें नॉन सेंट्रल मूवमेंट्स म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश मालूम है तो उनकी हेल्प से हम सेंट्रल मूवमेंट्स म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री, म्यू फोर को कैलकुलेट कर सकते हैं। म्यू वन हमेशा जीरो आएगा। म्यू वन बेसिकली क्या है? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होती है। ठीक है, ये है जी आपका टॉपिक। तो एक बार कल जब आप क्लास में आएंगे तो इनको चेक करके आएंगे, फॉर्मूले एक बार रीड करके तब आएंगे, स्टडी करके। एग्जाम्पल्स करना चाहे तो आप बुक में से एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू टू ऑल।
ये 2-3 बच्चे अभी भी नहीं है क्लास में। एक सरताज है सर क्लास मैं में? यहीं पे हूँ सर। यहीं पे ही हो? एक यस सर। तुषार, एक लड़का तुषार है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।